इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जो कि देवनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ कमर आगा साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अली शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरीके से तजवीज पास कर दी गई है 14-0 से, और ऐसे में एक उम्मीद जगी है कि अब सीज फायर होगा, क्या माना जाए, आपको क्या लगता है? ओके जायरा जी, देखिए तजवीज मैं हमारे दर्शकों को बताऊंगा जो कि शायद जो इतने उर्दूदार ना भी हो। रेजोल्यूशन, देखिए हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये पास हुई है कि इसमें अमेरिका ने, अगर ये गौर करने वाली बात है, अमेरिका ने 3 मर्तबा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है इसी तजवीज को पास करने में, और इस बार अमेरिका ने खुद वोट कराई नहीं है। 15 से 14 राष्ट्रों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया है, यानी कि वो और ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचवाएंगे। अब ये गौर करने वाली अहम बात है कि इजराइल जो है वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है, और तो उनपे कोई शक्ति हम लगा नहीं सकते हैं। इस तजवीज के मुताबिक ये भी कहा गया है कि हवस को जितने भी बंदी हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात और है कि जो पहला प्रपोजल था वो इजराइल हमास को लेके वो माल्टा में नवंबर 2023 में पास हुआ था, और सेकंड टाइम यूएई ने प्रेजेंट किया था प्रपोजल दिसंबर 2023 में, और तीसरी मर्तबा फरवरी 2024 में अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया ने इस प्रपोजल को प्रेजेंट किया था, जो कि अमेरिका ने रिजेक्ट किया था उस टाइम पे। तो ऐसा ही खास कुछ रूल नहीं है। हालांकि यूएनएससी का जो स्टैंड है, जो वो एक तरीके से यूनिवर्सल लॉ माना जाता है, और ये स्वयं जिम्मेदारी है जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कि वो इस लॉ का इज्जत का पालन करें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कुछ ऐसी जोर जबरदस्ती से हम इसका पालन नहीं करा सकते। अब देखिए, इसमें अहम बात यह है, 5.5 महीने के बाद, ये तबादुल हमलों के बाद ये तजवीज आई है, ये रेजोल्यूशन आया है, ये रूलिंग आई है यूएन की तरफ से। लेकिन और यही चीज ह्यूमैनिटेरियन एड की तरफ से ये पहले भी आ सकती थी, या तो इतने हमले के बाद आई है। हमास जो कि यूएन, यूएस, इजराइल और अन्य देशों ने इनको आतंकवादी घोषित करार दे रखा है। तो हम बात करेंगे किससे? अनुमान तौर पे एक मैच्योर बॉडी, एक समझदार बॉडी बात करेगी दूसरे समझदार बॉडी से, वो आतंकवादी से बात करेंगे तो क्या लीगैलिटी है कि वो उनका पालन करें। अब हमास को भी ये डर है कि अगर वो बंधक छुड़वा दें तो क्या वो हमले इजराइल रोकेगा कि नहीं रोकेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है कि इजराइल अपने हमले यहाँ पर रोकेगा। जी मेरे को कंप्लीट कर दीजिए, ये कर दीजिए आप, प्लीज प्लीज। देखिए, मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि हमास को बंधक छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर हमास नहीं छोड़ेगा, और यही अकल उनको पहले आ जानी चाहिए थी कि उनको बंधक छोड़ने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत में। मैं ये समाप्त करता हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपको लगता है क्या इजराइल के अंदर इतना मादा है कि अगर अमेरिका पूरी तरह से अगर उसे सपोर्ट हटा ले तो क्या वो आने वाले दिनों में जंग को जारी रख सकता है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है फिर से ज़ाहिरा जी। देखिए, अगर वो, मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, पहले समझ लें। अमर बेनजादा ये एम्बेसडर हैं, अल्जीरियन एम्बेसडर हैं वहां पे, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि अब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था, तो ये ब्लड बाथ जो कि खून की होली है, ये बहुत लंबी जी चली हुई है, इसको समाप्त होना चाहिए। और जब ये मेंबर ने जिन्होंने वोट किया, 10 इलेक्टेड मेंबर्स ने ये प्रस्ताव रखा था, केवल अमेरिका ही राष्ट्र है, मैंने बताया कि उन्होंने अब्सटेन किया। अब यहीं पे, क्योंकि मैंने अल्जीरियन एम्बेसडर को कोट किया, तो इसमें लाजमी बनता है कि मैं यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को भी कोट करूं। उन्होंने इल्जाम लगाया था हमास पे कि अब तक ये सीज फायर रेजोल्यूशन चल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चल पाया? उन्होंने हमास पे ये ऐसा आरोप भी लगाया। अब क्योंकि बात ऐसी है, हमास क्या ये बात मानेगा? ये बात ऐसी, क्योंकि हमास को भी मालूम था कि रेजोल्यूशन से पहले, इस तजवीज से पहले हमास को भी मालूम था कि जब तक कि वो रिलीज नहीं करेगा, इजराइल हमले नहीं रोकेगा। लेकिन हमास को भी ये डर था कि वो अगर वो
बंधकों को छोड़ दे तो क्या गारंटी ऐसी है, उनको लग रहा था कि इजराइल हमले छोड़ देगा। अब दबाव तो माफ कीजिएगा साहब नहीं लगा सकते, हम रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं यूएनएससी में, सब मिलकर एकजुट हो सकते हैं, बोल सकते हैं, हमास नहीं सुनेगा। अगर हमास नहीं सुने तो कौन क्या कर लेगा? इजराइल नेतन्याहू बोलेगा हम मैं भी नहीं सुनूंगा। तो चाहे हम कितने भी रेजोल्यूशन पास कर ले, मैं हालांकि उम्मीद करता हूं कि रमजान के महीने में तकरीबन 2 हफ्ते और बाकी हैं, और ये हम 10 मार्च से पहले यौन किपुर वॉर की हम बात करें, यौन किपुर 1973 में 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर को रमजान के 10वें दिन यौन किपुर का मतलब जो कि यहूदियों का फेस्टिवल होता है उनका, उसके पहले दिन पे ये एक हमला हुआ था जहां पे मिस्र में जो इजराइल ने जमीन हड़प की, जो कि वापस सिनेल को उसको उस तरीके से वो वापस ले जी देने के लिए इन्होंने किया था। यौम किपुर वॉर के टाइम पे इजराइल को भी वार्निंग आ गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया था इंटेलिजेंस को, और उसी तरीके से कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है। हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया सदर्न इजराइल में बहुत गलत किया। तो हमास पे प्रेशर डालना भाई बहुत मुश्किल होगा। हमास में जहां पे 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, गुफाएं खोद रखी हैं स्कूलों और अस्पताल के पास में, आप ग्राउंड वाटर डालिए, सी वाटर डालिए, आप गैस आउट करिए, जो कैजुअलिटी पता जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से हमास पर प्रेशर डाला जाता है और हमास मानता है क्या वो ये बात, ये भी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार कोशिश तो यही की जा रही है कि हमास को भी मनाया जाए, यहाँ पर इजराइल को भी मनाया जाए, लेकिन दोनों में से कोई मानने को यहाँ पे तैयार नहीं है।